हेलो आज हम लोग उत्सर्जन के बारे में पढ़ेंगे। जो जे प्रोग्राम का चौथा चैप्टर है। उत्सर्जन का मतलब ये होता है कि वे पदार्थ जो हानिकारक होते हैं और उसको शरीर से बाहर निकाल देना है, और ये जो जिस प्रक्रिया द्वारा होता है उसी को हम लोग उत्सर्जन बोलते हैं। और इसी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, वो भी एनसीईआरटी की बुक से। लिखा है कि पहला लाइन कि हम चर्चा कर चुके हैं कि जीव प्रक्रम जीव प्रकाश संश्लेषण तथा शोषण के जनित पर्याय पदार्थ हम चर्चा कर चुके हैं कि जीव प्रकाश संश्लेषण शोषण में जनित वर्ज्य पदार्थों से जैसे छुटकारा पाते हैं, मतलब जितना भी बेकार पदार्थ है उसको गैस से जो है उससे छुटकारा पाते हैं। उसके बाद है कि अन्य उपाचय क्रिया में जनित नाइट्रोजन युक्त पदार्थों का निकालना आवश्यक है। जितना भी बेकार पदार्थ है नाइट्रोजन युक्त जो होते हैं जिसमें नाइट्रोजन पाया जाता है और ये उपाचय क्रिया द्वारा उत्पन्न होते हैं, उसको बाहर निकालना आवश्यक होता है। वह प्रक्रम जीव प्रक्रम जिसमें हानिकारक उपाचयी वर्ज्य पदार्थों का निष्कासन होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? उत्सर्जन कहते हैं। विभिन्न जंतु जिसके लिए विधि युक्त करते हैं, बहुत से जंतु होते हैं जो क्या करते हैं, इसके लिए अलग अलग विधि का युक्त करते हैं, मतलब उपयोग करते हैं और उत्सर्जन को करते हैं। जैसे बहुत से कोशिकीय जीव होते हैं जिनमें अपशिष्टों को शरीर की सतह से जल से विसरण करते हैं, मतलब उनका जैसे ये कोई कोशिकीय जीव होते हैं, ठीक है, और उसका ये सतह होता है और इसी के माध्यम से विसरण क्रिया द्वारा माध्यम से ये क्या करते हैं, इसको यहाँ से बाहर निकाल देते हैं और यही क्या कहलाएगा? उत्सर्जन कहला जाता है। जैसे कि हम ज्ञान प्राप्त कर चुके हैं कि प्रक्रम देख चुके हैं कि जटिल बहुकोशिकीय जीव जो होते हैं इन कार्यों को पूरा करने के लिए विशिष्ट अंगों का उपयोग करते हैं। जितना भी विशिष्ट अंग होता है, जैसे ब्रीक जो होता है उसके माध्यम से मूत्रमार्ग ये होता है, ये सब अंग है और ये सब मिलकर उत्सर्जन तंत्र का निर्माण करते हैं, जिसके माध्यम से क्या करते हैं, जितना भी उत्सर्जन है उसको पूरा कर देते हैं। उसके बाद हम लोग को पढ़ना है मानव में उत्सर्जन तंत्र। मानव कैसे उत्सर्जन करता है इसके बारे में पढ़ना है। मानव उत्सर्जन तंत्र का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होता है ब्रीक जिसको हम लोग किडनी बोलते हैं। इस उत्सर्जन तंत्र में एक जोड़ा ब्रीक होता है, एक मूत्रवाहिनी होती है, मूत्राशय भी होता है एक, और एक मूत्रमार्ग भी होता है। जैसे ये मूत्रमार्ग जिसको शीशन भी बोलते हैं, इससे क्या होता है, मूत्रमार्ग के माध्यम से पेशाब भी बाहर आता है और सीमेन भी बाहर आता है। जो सीमेन जो होता है सीमेन का जो होता है शीशन के माध्यम से, मूत्रमार्ग के माध्यम से मादा की योनि में शुक्राणु को पहुंचाना होता है ताकि जो जनन की क्रिया है पूरा हो सके। उसके ऊपर क्या है, मूत्राशय, जहाँ पे क्या होता है कि ब्रीक से आने वाली जितना भी मूत्र होता है उसमें इकट्ठा रहता है, ठीक है। उसके ऊपर दो किडनी लिखा है, एक बायां ब्रीक और एक बायां ब्रीक और एक दायां ब्रीक, ठीक है। ये क्या है, बायां है और ये क्या है, दायां है। ये दायां है और ये क्या है, बायां है। इसमें क्या होता है कि दोनों ब्रीक में कोई एक कार्य करता है और एक जो होता है स्थिर रहता है। ये जब पहला वाला खराब होगा तो दूसरा वाला ब्रीक कार्य करना शुरू करता है। ब्रीक जो है उदर गुहा की रीढ़ की हड्डी, ब्रीक जो है ब्रीक उदर गुहा की रीढ़ की हड्डी के दोनों ओर स्थित होते हैं। ब्रीक में मूत्र बनने के बाद मूत्रवाहिनी में होता है, वह मूत्राशय में आ जाता है तथा वहाँ से जब एकत्र रहता है जब तक एकत्र रहता है मूत्रमार्ग में तब तक निकल नहीं जाता। मतलब कहने का अर्थ है कि यहाँ से जो ब्रीक होता है, पेशाब होता है जो ब्रीक में बनता है, उसके बाद ये ब्रीक मूत्राशय धमनी द्वारा ये क्या होता है, इसके अंदर आएगा और ये मूत्राशय में इकट्ठा हो जाता है और ये जब मूत्राशय पूरा भर जाता है पेशाब से तो वो मूत्रमार्ग के माध्यम से शरीर से बाहर निकल जाता है। उसके बाद आगे कि मूत्र जिस प्रकार तैयार होता है, मतलब मूत्र कैसे बनता है इसके बारे में हम लोग को पढ़ना है कि मूत्र किस प्रकार तैयार होती है, क्वेश्चन है, ठीक है। उसमें लिखा है कि मूत्र बनने का उद्देश्य रुधिर में बचे पदार्थों को छानकर बाहर निकालना। मतलब कहने का मतलब है कि मूत्र कब बनता है, जितना में रुधिर में बेकार पदार्थ होते हैं, जैसे CO2, उसके बाद
नाइट्रोजन, सोडियम आयन, ये सब क्या होते हैं, बेकार पदार्थ होते हैं, उसको बाहर निकालना है। उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, मूत्र बोलेंगे, बन जाएगा। उसके बाद फुसफुस में CO2 रुधिर से अलग हो जाती है, जबकि नाइट्रोजनी वर्ज्य पदार्थ जैसे यूरिया, यूरिक अम्ल ब्रीक में शीरा रुधिर से अलग कर जाते हैं। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि ब्रीक में आधारी निस्पंदन एक फुसफुस शीरा की तरह बहुत सी पतली भित्ति वाली रुधिर कोशिका का गुच्छा होता है। ब्रीक में प्रत्येक कोशिका की गुच्छा एक नलिका कप के आकार के शीरे के अंदर होते हैं, मतलब कप लाइक स्ट्रक्चर होता है वुमेन संपुट का। उस पर क्या होता है कि अभिवाहिनी धमनिका आती है। जैसे हम लोग एक पेज लेते हैं नया, इसमें जान लेते हैं कि कैसा क्या होता है। जैसे मान लीजिए कि ये क्या है, वुमेन संपुट, ये वुमेन, ये क्या है कि वुमेन संपुट है। ये क्या है, वुमेन, ये एक वुमेन संपुट है, ठीक है, वुमेन संपुट है। वुमेन संपुट में क्या होगा कि उसके बाद ये PCT है, उसके बाद ये लूप ऑफ हेनले है, उसके बाद ये असेंडिंग लूप ऑफ हेनले है, ये डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, उसके बाद ये क्या है, DCT, और उसके बाद ये दोनों क्या है, संग्राहक नलिका, ठीक है, संग्राहक नलिका है। उसके बाद क्या होगा कि ये इधर से आएगा, अभिवाहिनी धमनिका आता है। उसके बाद इधर अपवाहिनी धमनिका चला जाता है। यहाँ पे क्या है, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन बनता है, जिससे ब्लड इधर से आएगा तो कहाँ पे जाएगा, ब्लड इधर से आकर, मतलब अभिवाहिनी धमनिका से आकर ये वुमेन संपुट में ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन के माध्यम से वुमेन संपुट में जाएगा ब्लड। और उसके बाद जाने के बाद ये PCT के माध्यम से, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, PCT, इसको लूप ऑफ हेनले बोलते हैं, इसको बोलते हैं DCT, ठीक है। यहाँ पे आएगा तो ग्लूकोज छनेगा, ठीक है, कुछ पानी छनेगा। उसके बाद क्या होगा, कुछ प्रोटीन का पार्ट छनेगा, ठीक है, कुछ सोडियम आयन छनेगा। उसके बाद क्या होता है कि लूप ऑफ हेनले में जाने बचा हुआ पदार्थ जाएंगे और इधर पानी निकलना शुरू हो जाएगा, H2O। और असेंडिंग लूप ऑफ हेनले में क्या होता है कि सोडियम आयन निकलता है, और DCT में क्या होता है, सोडियम आयन के साथ साथ क्या निकलता है, पानी भी निकल जाता है, पानी निकलेगा, H2O। उसके बाद क्या होगा कि DCT में ये कब निकलता है, जब एल्डोस्टेरोन और ADH, ये दो हार्मोन आकर इस पे लगते हैं, तब क्या होता है कि सोडियम आयन और पानी निकल जाता है, बचा हुआ संग्राहक नलिका में जाता है। PCT को बोलते हैं कुंडलित नलिका, लूप ऑफ हेनले को बोलते हैं हेनले का लूप, और DCT को बोलते हैं दूरस्थ कुंडलित नलिका, ठीक है। उसके बाद ये दूरस्थ कुंडलित नलिका होते हैं आगे चलकर कि इसमें संग्राहक नलिका में खुलती है, और इसको अप्लाई स्ट्रक्चर को बोलते हैं हम लोग वुमेन संपुट, ठीक है। ये दोहरी होती है और इसमें ये गोल सर्कल जैसा है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, ग्लोमेरुलस, ठीक है। इसमें जो प्रक्रिया होता है इसको ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो क्षमता है उसी को अल्ट्रा फिल्ट्रेशन भी बोल देते हैं हम लोग। उसके बाद आगे हम लोग को पढ़ना है नेफ्रॉन के बारे में हम लोग पढ़ लिए। उसके बाद यह है कि जो आपस में निकटता से पैक रहते हैं, प्रारंभिक निस्पंदन में कुछ पदार्थ जैसे ग्लूकोज, अमोनिया अम्ल, लवण और प्रचुर मात्रा में जल रहते हैं। ये जो मूत्र होता है, मूत्र जो होता है उसमें क्या होता है कि उचित मात्रा में जल, ग्लूकोज, अमोनिया अम्ल, लवण प्रचुर मात्रा में रहता है, जिससे कि मूत्र इस नलिका में प्रवेश करती है, ठीक है। यहाँ पे दिया भी है कि ब्रीक धमनी की शाखा जो होती है यहाँ पे आएगी, इसको क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलस बोलते हैं यहाँ पे, ठीक है। वुमेन संपुट, इसको कपड़े के स्ट्रक्चर उसको बोल रहे हैं। उसके बाद है कि ब्रीक शीरा शाखा जो है
ये जो वृक्क धमनी है आगे जाकर ग्लोमेरुलस के माध्यम से होकर या बाद में शाखा में टूट गई है और ये पतली है। अपवाहिनी धमनी का पतली होती है और अभिवाहिनी वाली क्या होती है, मोटी होती है। ये जो अपवाहिनी धमनी का पतली होने के कारण ही ग्लोमेरुलस में प्रेशर जनरेट होता है और ये क्या करता है, यहाँ पे फिल्टर करने का कार्य करता है किसको, ब्लड को। और ब्लड का प्लाज्मा पार्ट जो होता है वो छनता है और वहीं मूत्र बनता है और ये आगे जाकर जितना भी उपयोगी पदार्थ होता है इसको पुनः अवशोषित कर लिया जाता है और जितना बेकार पदार्थ है उसको सिक्रीट करके बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद आगे है कि आगे दिया गया है कि जैसे कि मूत्र नलिका में प्रवाहित इन पदार्थों को चयनित करके पुनः अवशोषण किया होता है, मतलब फिर से अवशोषित कर लिया जाता है। जल की मात्रा पुनर्अवशोषण में उपलब्ध अतिरिक्त जल की मात्रा पर तथा कितना विलय वर्ज्य उत्सर्जन करता है, मतलब जिसमें घुला हुआ है बेकार पदार्थ कितना उपयोगी पदार्थ है। ठीक है, उसको देखना है। जितना बेकार पदार्थ घुलेगा उसको क्या कर देना, उत्सर्जित कर देना है, बाहर निकाल देना पर निर्भर करता है। प्रत्येक वृक्क में बनने वाली मूत्र एक लंबी नलिका मूत्रवाहिनी में प्रवेश करती है। लंबी नलिका जिसको संग्राहक नलिका बोलते हैं, ये क्या होता है, मूत्रवाहिनी में प्रवेश करती है और ये मूत्राशय में जाती है। ये मूत्राशय में जाकर आगे खुलेगी, उसके बाद ये मूत्र मार्ग के माध्यम से शरीर से बाहर निकल जाएगी, मूत्राशय में जुड़ती है। ये जो वृक्क नलिका है आगे जाकर किसमें, मूत्राशय में जुड़ेगी। मूत्राशय में मूत्र भंडार होता है। मूत्राशय जो होता है मूत्र का भंडार है। मूत्राशय मान लीजिए है, ठीक, क्या करेगा यहाँ पे वृक्क नलिका के माध्यम से क्या आएगा, मूत्रवाहिनी के माध्यम से मूत्र आएगा इसमें और एक पूरा इकट्ठा हो जैसे ही भरेगा तो उसके बाद ये जो रिसेप्टर्स होते हैं इसको आने देते हैं और यहाँ का दरवाज़ा जो होता है खुल जाता है और ये शरीर से बाहर निकल जाते हैं मूत्र। जब तक कि फैले हुए मूत्राशय का दाब मूत्र मार्ग द्वारा उससे बाहर न कर दे, मूत्राशय पेशीय होता है, अतः यह तंत्रिका नियंत्रण है। इसकी चर्चा हम कर चुके हैं। परिणाम स्वरूप हम प्राय मूत्र निकासी को नियंत्रित कर लेते हैं। ठीक है, मतलब कहने का अर्थ है कि ये जो होता है वॉलंटरी होता है। वॉलंटरी का मतलब यह होता है कि वैसा नियंत्रण जिसको हम लोग खुद से कर सकते हैं, जब चाहे वो करें, जब चाहे उसको रोक दें। ठीक है, उसी को हम लोग वॉलंटरी बोलते हैं। और ये जो मूत्र का बाहर निकलना क्या कहलाता है, एक वॉलंटरी का प्रक्रिया है। और ये जब मूत्राशय भरता है तो मूत्राशय भरने के बाद जो मूत्र होता है वॉलंटरी प्रक्रिया होती है, यानी कि हम लोग उसको क्या करते हैं, मूत्र जो होता है शरीर से बाहर निकाल देते हैं। फिर मूत्र बाहर निकल जाता है तो ये जो वाल्व होता है वो बंद हो जाता है। ठीक है, आगे कृत्रिम वृक्क के बारे में पढ़ना है। कृत्रिम वृक्क एक प्रकार का क्या है, आर्टिफिशियल है। मतलब कहने का है कि जब हम लोग का किडनी खराब हो जाता है किसी घटनावश, हमारी किडनी डैमेज हो जाती है और कार्य करना बंद कर देती है, तो क्या होता है कि हम लोग के शरीर से ब्लड से वर्ज्य पदार्थ नहीं निकल पाते हैं और उसी में रहकर हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं, जिसके कारण हम लोग क्या करते हैं कि कृत्रिम वृक्क का उपयोग करके शरीर से उस वर्ज्य पदार्थों को शरीर से बाहर निकाल देते हैं। जैसे कि उत्तरजीविता के लिए वृक्क जैसे अंग जैसे कई कारक जैसे संक्रमण अगाधे वृक्क सीमित रुधिर प्रवाह वृक्क की क्रियाता को कम कर देते हैं। शरीर में विषैले अवशिष्टों को संचित करता है जिससे मृत्यु भी हो सकती है। वृक्क के अपक्रिया होने की अवस्था में वृक्क का उपयोग किया जा सकता है। एक वृक्क नाइट्रोजनिक अवशिष्ट पदार्थों को रुधिर से अपरोहन द्वारा निकालने की एक युक्ति है। मतलब अपरोहन मतलब डायलिसिस के माध्यम से जो बेकार पदार्थ होते हैं, वर्ज्य पदार्थ होते हैं, शरीर से बाहर निकालने का एक तरीका है। ठीक है, जिसको हम लोग आर्टिफिशियल डायलिसिस मशीन भी बोल सकते हैं। उसके बाद है कि कृत्रिम वृक्क बहुत ही अधपरिगम्य स्तर वाली नलिका से युक्त होती है। ये नलिका अपरोह यानी डायलिसिस द्रव्य से भरी टंकी में ला देती है। एक टंकी है, इसमें आएगा और ये छनेगा, फिर इसके माध्यम से होकर ब्लड में यानी कि शरीर के अंदर चला जाएगा। प्रसरण दाब रुधिर जैसे ही होता है।
ठीक, प्रसन्नता भी इसमें क्रिएट होता है और ये उसको अंदर ले जाने में मदद करता है मूत्र को। उसके बाद है रोगी में रुधिर कोई नलिका के प्रवाहित होती है। इस मार्ग में रुधिर के अवशिष्ट उत्पन्न मिश्रण द्वारा अपरोहन द्रव्य में आ जाता है। अपरोहन द्रव्य इसमें आएगा, ठीक है, और बेकार पदार्थ इसमें छनेंगे। शुद्धिकरण वापस होने वापस रोगी के शरीर में पंपित कर दिया जाता है। जैसे ही क्या होगा कि ब्लड छनेगा, बेकार पदार्थ इधर जाकर छनेगा और जो उपयोगी पदार्थ होते हैं इसको यहाँ से करके शरीर के अंदर भेज दिया जाता है। ये ब्रिक में कार्य के समान होते हैं, लेकिन एक अंतर है कि इसमें कोई पुनर्अवशोषण नहीं होता है। इसमें जैसे ब्रिक में पुनर्अवशोषण हो रहा था नेफ्रॉन में, पीसीटी और डीसीटी और लूफाफेनले में, इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है। एक स्वस्थ वयस्क में प्रतिदिन 180 लीटर आरंभिक निष्पन्न ब्रिक में होता है। मतलब मूत्र जो होता है एक दिन में 24 घंटा में 180 लीटर बनता है, परंतु 99% जो होता है मूत्र एब्जॉर्ब होता है। 99% जो मूत्र होता है एब्जॉर्ब हो जाता है और 1% क्या होते हैं वो शरीर से बाहर निकलते हैं, जो 1 से 1.5 लीटर होता है। कितना होता है? 1 से 1.5 लीटर जो मूत्र होता है वो शरीर से बाहर निकलता है, बाकी उसी में अवशोषित हो जाता है। उसके बाद है कि यद्यपि एक दिन में मूत्राशय आयतन वास्तव में 1 से 2 लीटर, क्योंकि इसे निस्पंदन ब्रिक के रूप में उपयोग हो जाता है। 1 से 1.5 लीटर ही बाहर निकलता है, यहाँ पे लिखा भी है, ठीक है। बाकी जितना बचा है वो इसी में रह जाता है। हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे 1 से 1.5 लीटर ही बनता है, बाकी जो होते हैं पुनर्अवशोषित हो जाते हैं, ब्रिक में पुनर्अवशोषित हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद आगे हम लोग को पढ़ना है पादप में उत्सर्जन। पादप में उत्सर्जन कैसे होता है? कुछ ब्रिक के छालों में बेकार पदार्थ जमे रहते हैं और धीरे धीरे करके ब्रिक के छालों के माध्यम से शरीर उसके छालों से बाहर निकलते हैं। और कुछ पौधे होते हैं जो भूमि में बेकार पदार्थों को निष्कासित कर देते हैं, ठीक है। पादप उत्सर्जन में एक जंतु के बिल्कुल भिन्न युक्तियाँ प्रयोग करते हैं। प्रकाश में संश्लेषित जनित अवशिष्ट उत्पन्न कहीं जा सकती है, हम पहले चर्चा कर चुके हैं। पौधे में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ जैसा व्यवहार करते हैं वैसे अतिरिक्त जल में उत्सर्जन द्वारा छुटकारा पा सकते हैं। पादप में बहुत से उत्तक मृत कोशिका से बने होते हैं। जो पादप कोशिका होती है उसके जैसे पादप की कोशिका होती है, टहनी है, उसमें जो बाहर ये दिख रहा है ये क्या है? मृत कोशिका होती है, अंदर वाली जीवित होती है। इसी में जो होते हैं बेकार पदार्थ आकर जमे रहते हैं, ठीक है। कुछ भागों में जैसे पत्ती क्षय के ऊपर रहते हैं। बहुत से अवशिष्ट पादप अवशिष्ट उत्तक कोशिकीय रिक्तिका में संचित रहते हैं, यानी वैक्यूल में संचित रहते हैं। जैसे ये कोशिका हो गया, जैसे एक नया पेज लेते हैं हम लोग, ठीक है। ये कोशिका हो गया, ठीक है। इसमें एक वैक्यूल है, ये दोहरी झिल्ली द्वारा इसे घिरे होते हैं, ठीक है। इस वैक्यूल में क्या होंगे? जितने भी बेकार पदार्थ होते हैं इसके अंदर जाएंगे, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको और रिक्तिका, ठीक है। इसमें बेकार पदार्थ जाकर इसमें क्या होते हैं? जम जाते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होगा? अतिरिक्त जल में वाष्प उत्सर्जन द्वारा छुटकारा पा लेते हैं। पदार्थों में बहुत से उत्तक मृत कोशिका से बने होते हैं और ये अपने कुछ भागों जैसे पत्तियों द्वारा बहुत से पादप अवशिष्ट कोशिकीय रिक्तिका में जमे होते हैं। पौधे में गिरने वाली पत्तियों की भी अवशिष्ट उत्पादन संचित रहते हैं। मतलब जो पत्तियाँ गिरती है उसमें भी अवशिष्ट पदार्थ क्या होते हैं? संचित रहते हैं, और गिरने से क्या होते हैं? वो पौधे से अलग हो जाते हैं। अवशिष्ट उत्पन्न जैसे रेजिन तथा गोंद के रूप में विशेष रूप में पुराने जाइलम में संचित रहते हैं, ठीक है। पुराने जाइलम में क्या रहते हैं? संचित रहते हैं। उसके बाद पादप क्या करते हैं कि कुछ अवशिष्ट पदार्थों को अपने आपस की मृदा में क्या उत्सर्जित कर देते हैं, ठीक है।
प्रश्न है कि वृक्काणु नेफ्रॉन की संरचना का क्रियाविधि वर्णन करें। एक नेफ्रॉन को बना देना है, ठीक है। नेफ्रॉन को बनाकर इसे नेफ्रॉन को बना लेना है। नेफ्रॉन इसे बन गया, ठीक है। डीसीटी है, संग्राहक नलिका बन गया। ऐसा लूपोफिल ऐसे अभिवाहिनिका बना देना, इसको अपवाहिनिका बना देना और ये ग्लोमेरुलस बना देना। उसके बाद इसको पीसीटी कर देना है। उसके बाद ये लूपोफिल हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, डीसीटी हो जाएगा और ये कलेक्टिंग डक्ट हो जाएगा, सीटी हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही बनाकर उसके बारे में कुछ कुछ पॉइंट करके लिख देना, इसे वर्णन हो जाएगा, ठीक है। उत्सर्जी अगला क्वेश्चन है कि अगला क्वेश्चन में क्या है कि उत्सर्जी उत्पन्न से छुटकारा पाने के लिए पादप किन किन विधियों का उपयोग करते हैं। उत्सर्जित जितने भी बेकार पदार्थ है उसको क्या कहते हैं, अपने पौधे की पत्तियां गिरा देते हैं छालों के माध्यम से, कुछ रेजिन टिनिन और गोंद के माध्यम से उसको शरीर से बाहर निकाल लेते हैं। अगला है मूत्र बनाने की मात्रा में नियमित किस प्रकार होता है। तो जो नियम होता है 3 प्रकार का होता है, पुनर्अवशोषण, अल्ट्राफिल्ट्रेशन और पुनः श्रवण होता है, मतलब जो बेकार पदार्थ है उसको स्रावित करके शरीर से बाहर निकालना है, ठीक है। आज का वीडियो इतना ही, अगले एपिसोड में देखें।